मुख्तलिफ मौज़ूआत, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, सोशल सब्जेक्ट्स हम आपके सामने लेकर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कि दुनिया में आबादी के हवाले से 5वां बड़ा मुल्क है और 70% हमारी आबादी 30 साल की उम्र से कम है, इनका सबसे बड़ा मसला क्या है? आजकल आए दिन लोग नाउमीदी का, होपलेसनेस की बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि सब कुछ मटीरियल वेल्थ होने के बावजूद, मौक़े होने के बावजूद शायद ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। क्या ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है? आइए दो ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा पब्लिक फेसिंग हैं, तरह तरह के तबकात से और मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता लोगों से इनकी मुलाकात होती है। देव बिन इन प्रैक्टिस फॉर मैनी ईयर्स। इनका क्या तज्ज़िया है? व्हाट हैव दे ऑब्जर्व्ड इन द प्रैक्टिस कि आजकल की यूथ का, नौजवानों का बड़ा मसला क्या है? क्या पैसे के पीछे भाग रहे हैं, शोहरत के पीछे भाग रहे हैं? सोशल मीडिया के बाद हर एक को अपने होने का एहसास होने लगा है और हर एक को एक गलत फहमी हो गई है कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वही अक्ल कुल है और उसको दुनिया को उससे मुस्तफ़ीद करना चाहिए। तो आई मस्ट कम ऑन सोशल मीडिया एंड टॉक अबाउट इट। शोहरत को हमने रोटी कपड़ा और मकान की मद में ला के खड़ा कर दिया कि हर एक का हक है जी मशहूर होना, फॉलोअर्स होना। अब ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग एक फ़िनोमेना क्रिएट कर रही है क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़ुद पसंदी की तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज स्ट्रेसेस कि जब आप एक फ़ियर फैक्टर या अना या ईगो से ऑपरेट करेंगे तो बेशक आप पैसा पालें, शोहरत पालें, जिससे मोहब्बत की है उसको पालें, हर वक्त आपके अंदर एक अंडरलाइंग फ़ियर भी होगा। इस फ़ियर को कैसे दूर करें और ये फ़ियर किस तरह आपको कंज्यूम करता है, किस तरह आपकी ज़िंदगी को जंग की तरह खा सकता है, इस पे है हमारी आज की गुफ्तगू। और हमारा आज का ज़बरदस्त पैनल जी, आज हम बात कर रहे हैं वजाहत स्क्वायर से, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं योगी वजाहत और डॉक्टर वजाहत। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। किसी तारुफ के आप लोग मोहताज नहीं है, ज़बरदस्त गुफ्तगू होने वाली है, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ आपसे। सबसे पहले योगी वजाहत आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जो शोहरत को हमने अपना पैदाइशी हक समझ लिया है कि जी मैं सोशल मीडिया पे, अब आजकल तो मैं देख रही हूँ बच्चे अभी पैदा होते हैं तो माँ बाप उनके नाम का ना सोशल मीडिया हैंडल पहले सिक्योर कर लेते हैं कि कल को इसको आगे 2, 3, 4 कुछ नंबर ना लगाना पड़े, इसके नाम का अपना हैंडल इसके पास हो। क्यों ज़रूरी है ये? बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। इंसानी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनको अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो एटम बम से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक हो सकते हैं। शोहरत भी उनमें से एक है। सही। शोहरत अगर किन मानों में है ये देखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ शोहरत ज़रूरी नहीं है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे माशरे में, ख़ास तौर हमारे माशरे की बात कर रहा हूँ क्योंकि नौजवानों से मुतालिक बात चल रही है, तो मैं ये कहूँगा कि जिनकी नौजवानों की कोई सुनता नहीं है और जो सुनाते हैं वो नौजवान नहीं है। तो ये एक अजीब मखमसे में पड़े हुए लोग हैं। इनको कैसे बताया जाए कि शोहरत वो नहीं है जो आप समझते हैं। सही। किसी ज़माने में गली के, लफ्ज़ में उर्दू का बोलूँगा, गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर बात करना बहुत मायूब समझा जाता था। आज उसका नाम फेसबुक है। बिल्कुल, एक चौराहे पे बात कर रहे हैं आप। हर कोई गुजरता हुआ, खातून भी सुन रही हैं, वहाँ से बच्चा भी उसको सुन, जो उसमें मेंबर है वो सुनेगा। क्या उस बात में कोई असर होगा? क्या वो आदमी, वो शख्स जो शोहरत पा रहा है, उसके मानी पता है शोहरत के क्या हैं उसको? क्या उसको नेक नामी से लिया जा रहा है? ऐसे तो सुल्ताना डाकू को ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन उस ज़माने में जो आलिम दीन थे उनके नाम कहाँ गए? तो वो तो बहुत आलिम थे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले किसी भी माशरे की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो है तायुन। हमारे माशरे में चीज़ों का तायुन वैसे नहीं किया गया जैसे कि होना चाहिए था, कमा हक़्क़हू। बिल्कुल। हमने शोहरत को ये समझा है कि मुझे सब लोग जानते हैं, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। गली के कोने में कोई नहीं जानता जिस आदमी को, वो ये बता रहे कि कनाडा में मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। और मैं जब मालूम जब्बा गया था तो वहाँ पे भी मैंने अपना नाम लिख के आया, तो 3 लोगों ने मुझे वो तस्वीर भेजी है। मालूम जब्बा में बहुत से लोग घूमने जाते हैं। हाँ। तो अगर आप घूमने वालों के दरमियान मशहूर हैं तो फिर आप घूम गए। अब आप चाहें कि अपने आप को संभालिए। शोहरत वो नहीं है। शोहरत वो है जब आप अपने वालिद के पास जाएँ, अपने बाप के सामने खड़े हों, अपनी माँ के सामने खड़े हों और कोई फ़ख्र से आके कहे कि मैं इनको जानता हूँ, ये बहुत अच्छे इंसान है। ज़बरदस्त बात है। अच्छा जी, शोहरत के साथ कई लोग कहते हैं कि स्ट्रेस में भी इजाफा होता है। जिस चीज़ के पीछे आप पहले भाग रहे होते हैं, फिर आपके लिए वो वसवसों का, प्रॉब्लम्स का बायस बनती है। वजाहत, अपनी प्रैक्टिस में आपने क्या देखा है? एंड यू नो, इस बात में विदाउट टेकिंग नेम्स, बहुत सारे पब्लिक फेसिंग मशहूर लोग हैं जो फिर अपनी उलझनें आपके पास लेके आते हैं, एंड क्यूडोस टू देम। आई थिंक कि अपनी उलझनों में खुद उलझने से बेहतर है कि थेरेपिस्ट के पास जाया जाए। लेकिन आप एक कॉमन वजह क्या देख रहे हैं? क्या ये वर्क का स्ट्रेस है, प्रेशर है, रेलेवेंट रहने की तगोदौ है? उनके मसाइल की वजह क्या है? लिस्ट चेंज हो गई है।
अपने खराफात और अपने मसाइल ख़ुद पैदा करके उनके हल के लिए हमारे पास आ रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ। हाँ। दूसरा ये कि वजह शोहरत बड़ा डिपेंड करता है आपके स्ट्रेस क्या है। अगर आपकी वजह शोहरत ये थी कि आपने ए लेवल्स पे सोच लिया कि मैंने ये अच्छा पेंटर बनना है, और वो स्लोली ग्रेजुअली बढ़ता गया, हल्की हल्की उसने अपने शॉट्स लगाए और आखिर में एक मशहूर पेंटर बन गया, तो वो जो 10 साल का गैप था उसमें उसने अपनी शोहरत को तो हासिल किया, लेकिन दिमाग की ग्रूमिंग भी ग्रेजुअली हुई। हर स्टेप पे उसने सीखा और उसको फिर रिएक्ट किया। लेकिन जब आप रातों रात मशहूर हो जाते हैं, मारूफ नहीं मशहूर, बड़ा फ़र्क है मारूफ होने में और मशहूर होने में। तो जब आप मशहूर हो जाते हैं तो आपका फॉलोअर्स तो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन दिमाग आपका उतना ही छोटा रह जाता है जितना छोटा जब था जब आप गली में या घर में बैठे हुए थे। तो एट दैट टाइम यू डोंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। बट एक तासुर ये भी है कि जी जितने मशहूर लोग होते हैं, क्योंकि उनका फोकस अपने काम पे और काम के प्रेशर पे इतना ज़्यादा होता है, तो उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। आज की यूथ को अगर मैं देखती हूँ तो मशहूर होना कोई इसके अंदर कंडीशन नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ वैसे ही डिस्टर्ब है। इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? देखो, अगर कोई मशहूर हो गया ना और बिजी है तो मैनेजर रख ले, हाँ, और वो रोज़ पर्चा दे उसको कि ये लो मिस्टर जाहिल, ये काम तुम्हारे ये इस जॉनरे के अंदर है। हाँ। और ये पर्चा जो है तुम्हारा काम के हवाले से, और तुमने अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करना है, तुमने वो चवलें नहीं मारनी है जो कि आप मशहूर होने की वजह से जो आपके अंदर मगरूरियत आ जाती है, जो कि आती है, ऐसा फितरी अमल। आपने उस मगरूरियत वाले माइंडसेट को यूज़ नहीं करना है, आपने वो काम करना है जो आपके मैनेजर बता रहे हैं। अगर आप इतना भी कर लेना तो आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है। आखिर क्यों सेलिब्रिटीज़ की या बड़े बड़े डॉक्टर्स के मैनेजर्स होते हैं? क्योंकि उनके पास दिमाग इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता, जो कि उनको अपने फैमिली में करना है या कारोबार में करना है। ऑर्गेनाइजेशनल काम है, जो लॉजिस्टिकल काम है, जो माइक्रो डिटेल्स हैं, आपको अगर अपने जहन का एक हिस्सा उस पर वक्फ करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है दैट्स टेकिंग अवे फ्रॉम योर टाइम एंड एनर्जी। उसके लिए आप एक मैनेजर रखें, और वो ज़्यादा अक्लमंद होगा, वो प्रोफेशनल होगा, कैलकुलेटेड बात करेगा, तो वो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा फाका हो सकता है, रेदर देन कि आप अपने दिमाग को जब यूज़ करें जब आप थके हुए, जब आप बर्न आउट हुए हुए, काम कर करके आपका दिमाग ऊपर चला गया, आप कोई बहुत बड़ा शो कर रहे हैं या आप सियासत में ऊपर चले गए, तो उस टाइम पे आपका दिमाग सही जो है ना वो परसीव नहीं कर रहा होता चीज़ें। तो मेरे ख्याल से टीम बना लें, थेरेपी में आ जाएं, कोई मसला नहीं है, मौलाना के पास बैठ जाएं, वो आपको नीचे ले आएगा, बता देगा कि रियलिटी चेक क्या है। तो खूबसूरती यही है कि दिमाग को अपने टाइम के साथ बड़ा करें। अच्छा, ज़्यादा मसाइल योग वजाहत आपने किसके साथ देखे हैं, मर्दों के साथ या ख़वातीन के साथ? यानी ये जो उलझने हैं ये ज़्यादा अटैक किस पे कर रही हैं? कल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए ख़वातीन के लिए एक स्पेस बन गई है, ख़वातीन के लिए सेफ़ स्पेस वैसे भी दोस्तों में, माओं के दरमियान, बहनों के साथ होती है उनके पास कि वो अपनी उलझनें बयान कर सकती हैं। मर्द को माशरा ये स्पेस नहीं देता, तो उनकी उलझनें उनको अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। क्या आपने भी ये तफरीक नोटिस की है? मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, जो आपने कहा मैं इसको बिल्कुल ओन करता हूँ, आपने सही कहा। मर्द से तवक्को ये की जाती है कि वो बहादुर है, सही, और बहादुर रोते नहीं हैं, बहादुर डरते नहीं हैं। मर्द को भी डर लगता है, मर्द भी रोता है, और जब वो रोता है तो वो बाहर नहीं रोता, वो अंदर रोता है, और जो अंदर रोता है फिर इस वजह के पास जाता है या बीमार हो जाता है। बिल्कुल। क्या वजह है कि थोड़ी सी, अभी भी मैं एक जुमला कह रहा था, वजह से हमारी बात यही हो रही थी, हम क्यों ये कहते हैं कि रिटायर होने के बाद बस कुछ थोड़े दिन ही जिंदा रहता है आदमी? क्यों? उसकी एक लाइफ थी, सोशल लाइफ थी, वो ख़त्म हुई, उसका चेंज करना पड़ा, उस पर जो सदमा आता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते बाज़ लोग। मैं ये समझता हूँ कि मर्द भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, उनके उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमारे माशरे ने वो स्पेस ही हमें नहीं दिया जहाँ पे एक मर्द कह सके। मैं बड़ा सिंपल, कैंसर की जब बात होती है तो हम ख़वातीन के हवाले से कैंसर के कुछ मसाइल हैं जिस पे हम देखते हैं इंटरनेशनल डेज़ हैं, लेकिन मर्दों का भी एक मसला कैंसर के हवाले से बहुत बड़ा है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात कर सकते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर पे क्यों नहीं बात की जा रही? इसलिए कि मर्दों के मामलात हैं, मर्दों का नहीं होता कुछ। आपको पता है कि मैं थोड़ा सा बीच में आ रहा हूँ, सॉरी, कि जितने साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में मेल पेशेंट आता है ना, जब उसकी यूरिन रुक रुक के आता है और वो अपने बाप है और वो अपने बच्चों को ये नहीं बता पाता, वो टॉयलेट में बैठ के आके बताता है नहीं मैं ठीक हूँ, इतनी तकलीफ ज़्यादा आदमी कैंसर डायग्नोज कभी नहीं होता।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मर्द का आप कंटिन्यू करें, आपके आगे मैं नहीं, क्या नहीं, बोल अच्छा, सकता ये हूँ। आपने नहीं, हम मुझे दोनों बड़ी वजाहत interesting हैं, बात वजाहत यहाँ बात कर रहे हैं, नहीं, मजबूरी आपने को है। दोनों ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये की कि जहाँ मेंटल वेलबींग हम कहते हैं कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ से जाकर जुड़ती है, तो इमेजिन कीजिए एक जेंडर को यानी मर्दों को जिनको आप स्पेस नहीं दे रहे अगर इमोशनल एक्सप्रेशन की, तो यकीनन ये इंटरनलाइज करते करते ये ट्रॉमा फिजिकली मैनिफेस्ट होता है इनटू अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स. नाउ इट कैन बी अ कैंसर, इट कुड बी अ कार्डियक इशू, इट कुड बी डायबिटीज़, इट कुड बी हाइपरटेंशन. क्यों हमारी कौम ने और हमारे माशरे ने एक्सेप्ट कर लिया है कि 35 के बाद चाहे मर्द हो या औरत हो मुख्तलिफ बीमारियां आपको लग ही जानी हैं, या 40 साल की उम्र के बाद आपको हाइपरटेंशन की गोली खानी ही खानी है. ये नॉर्मल नहीं है. द बॉडी हैज़ द कैपेबिलिटी टू हील बट वी आर नॉट लेटिंग इट. अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम आज की नौजवानों को, आज की नस्ल को सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसी एक नस्ल या किसी एक जनरेशन की बात नहीं हो रही. आलम इंसानियत की तरफ अगर देखा जाए, आपको ये जानकर हैरत होगी कि यूनाइटेड नेशन की लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक द नंबर 1 थ्रेट और चैलेंज फॉर ह्यूमैनिटी इज़ लोनलीनेस, यानी तन्हाई का शिकार हो रहे हैं. अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है, हम तो वैसे ही साथ में रहते हैं, प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. छोटे बच्चों को, टीनेजर्स को ये हम सिखाते दरवाजे में कुंडी का इस्तेमाल नहीं करना. क्या ऐसा कर रहे हो कि कमरे का दरवाज़ा लॉक करने की ज़रूरत है? तो ऐसे माशरे में लोग तन्हाई का शिकार कैसे हो रहे हैं? दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोब इनटू. और अगर आप लोनली या तन्हा फील कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? योगी वजाहत, सबसे पहले इतना हमारे यहाँ तो रश है माशाल्लाह और इतनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, लेकिन क्या वाकई ये हमारे माशरे का भी मसला है कि लोग तन्हाई का शिकार हो रहे हैं? बिल्कुल है, बल्कि हमारे यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि जिस माशरे में तालीम का फुकदान हो वहाँ पे मसाइल की भरमार होती है. सही. तन्हाई का मतलब ये नहीं है कि आप किसी कमरे में अलग हो गए. तन्हाई में तो हम किसी पहाड़ पे जाके बैठ के बड़े खुश भी होते हैं, खर्चा भी करते हैं उस तन्हाई के लिए. तो तन्हाई वो नहीं तन्हाई है. तन्हाई वो है जहाँ पे आप मजमे में हों और तन्हा हों. वो तन्हाई ख़तरनाक है. सही. और ये बहुत कुछ लोग होते हैं जो तन्हा होते हैं लेकिन उनके गिर्द मजमा होता है, और कुछ बिल्कुल मजमे में रह के तन्हा होते हैं. हमारा नौजवान जो है वो मजमे में रहते हुए तन्हा है, और ये नफसियाती मसला है और वो एक आउटसाइडर के तौर पे फील कर रहा है. यानी एक देखिए, मजमे में तन्हा वही शख्स महसूस करेगा जिसको ये एहसास हो कि आई डू नॉट बिलोंग हियर, मैं इनके साथ रिलेट नहीं कर रहा, ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है, इनको मेरा एहसास नहीं है. ये फीलिंग्स कहाँ से आती हैं डॉक्टर वजाहत? बहुत अच्छा टॉपिक है. मेरा दिल है कि पता कहाँ कहाँ से मेरे जवाब आ रहे हैं, लेकिन एक देखो, अलोन होना डिप्रेशन में नहीं लिखा कि बीइंग अलोन इज़ अ साइन ऑफ डिप्रेशन. लोनलीनेस इज़ अ साइन ऑफ डिप्रेशन. बिल्कुल. अकेलापन महसूस करना तन्हापन है ना. अब हमें नहीं पता कि या तो आप डिप्रेशन के शिकार हैं सीधे सीधे, उसमें तो साइन है कि आप उसमें अपने आप को अकेला महसूस करते हैं. दूसरी बात ये कि आप नेगेटिव थॉट्स के मालिक हैं. सही. ये चीज़ भी मैं बहुत देखता हूँ कि लोग मनफी सोच रखते हैं, वो दूसरों के लिए पैरानोया डेवलप कर लेते हैं कि ये मेरा नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, ये क्यों खड़ा हुआ है, ये मेरे साथ अच्छा नहीं है. तो आप अपने आप को खुद भी तन्हा करते हैं, और जब हो जाते हैं तो विक्टिमाइज हो जाते हैं कि मैं तो तन्हा हूँ. जब आप उनसे बात करें तो वो लोग कहते हैं भाई हम हैं इसके साथ, ये खुद तन्हा है. तो एक तो ये वजह हो गई. तीसरी वजह मैं आपको बताऊं, रात को जागने वाला आदमी ना कभी भी तन्हाई से दूर नहीं हो सकता. ये जो रात तक फजर तक लोग जाग रहे हैं, हमारे ख़ास तौर पे कराची वाले फजर तक जागते हैं और 2 बजे तक सोते हैं या 1 बजे तक, और फिर उठते हैं तो वो वैसे भी दूसरी ट्रेन में चढ़ चुके हैं. वो उस ट्रेन में नहीं है जहाँ खुशी की ट्रेन जा रही है ना स्टेशन के ऊपर, वो ट्रेन में नहीं है, वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं. आप अपने आप को लगता है प्लान करते हैं अकेला करने के लिए. और सिद्रा, आपको भी पता है कोई भी चीज़ को जनरेशन चाहिए होती है बनने के लिए. ये 8-10 साल का आपका खुद किया धरा होता है, जो 15 साल के बाद आप कहते हैं कि मैं तो तन्हा हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है. बेसिकली ये पौधा आप खुद डालते हैं 10 साल पहले, और फिर वो दरख्त बन जाता है तो आपको मुसीबत आती है. अच्छा डॉक्टर वजाहत, ये भी बताएं कि सबसे ज़्यादा अजियतनाक चीज़ है, एक तो इंसान कहना कि आई एम वन मैन आर्मी, मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है, ना मेरा कोई मुखलिस दोस्त है, ना मेरा कोई जीवन साथी है, मेरे बहन भाइयों ने भी साथ नहीं मेरा दिया. सबसे ज़्यादा मुश्किल है जब आप एक रिश्ते में हों और तन्हा महसूस कर रहे हो. कितने लोग हैं जो विद इन अ रिलेशनशिप फील करते हैं कि माय पार्टनर, माय कंपेनियन, माय हस्बैंड और माय वाइफ इज़ नॉट देयर फॉर मी. बिल्कुल. उनको आपका क्या मशवरा होता है? देखिए, ये डबल पेन है. वही वाला पेन है ना कि आधा डिप्रेशन के नज़र भी नहीं आ रहा और है भी. इसी तरह आप पिक्चर्स में भी हैं, पार्टीज़ में भी हैं, डिनर्स पे भी हैं, लेकिन आप बैठे तो तन्हा है.
तो इसमें आपको कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं होता। यानी आपकी ईद सेल्फी आ रही है हाँ। और आपकी बर्थडे केक की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन आपके बीच में कंपेनियनशिप नहीं है। और ये एकदम से होता है, या ये भी जैसे आपने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आप उस नहज पे पहुंचते हैं जहां आप दो अजनबी हैं और एक छत के नीचे रह रहे हैं? इसमें दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये कि आपका जोड़ी गलत फिट हो गया। हमें रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं जब रिश्ता बंध रहा होता है, लेकिन हम इतने फैंटेसाइज इन्फैचुएटेड होते हैं कि हमें लगता है नहीं नहीं सब कुछ सही हो जाएगा। सही। आपको अगर शुरू में वाइब्स नहीं आ रही ना, शुरू के 2-3 मीटिंग्स में, तो कोई फ़र्ज़ नहीं कि आप रिश्ते को जोड़ें, आपको कुछ और भी मिल सकता है। नंबर 1 तो यही है कि आप गलत नस्ल की, नस्ल तो नहीं बोलूँगा, गलत टाइप की अपने हिसाब से चीज़ घर ले आए या चले गए तो वो कभी सेम नहीं हो सकती। दूसरा ये कि बोर्डम का बड़ा एलिमेंट है कि लोग बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं आजकल। हाँ। उनको लगता है स्क्रीन स्क्रॉल की तरह लाइफ है। हाँ, नई रील आनी चाहिए, फौरन नई रील लेके आओ। कोई भी चीज़ आपको एक्साइट कर रही है ना, तो वो मेरे ख्याल से 30 सेकंड्स ही कर रही है, जो कि रील्स ने हमारा माइंडसेट भी बना दिया है। तो यू नीड टू पुट समथिंग वेरी कलरफुल इन योर लाइफ। हाँ। पार्टनर के अंदर खुशी ना ढूंढें, वो बेचारा सीधा साधा चल रहा है, अगर उसमें कमी नज़र आ रही है ना आपको, तो कमी आप में है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की योगी वजाहत। कई लोग ना वही वाली चीज़ के एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत इतनी बढ़ चुकी हैं कि आप पहले तो हनीमून पीरियड है या आपका इंटरेक्शन मंगेतर से या होने वाले हस्बैंड से बहुत कम है, तो आप फैंटेसी की दुनिया में। जब आप साथ रह लिए, वही इन्होंने जैसे कहा कि नाउ द एक्साइटमेंट इज़ ओवर और आप समझ रहे हैं कि यार लाइफ इज़ बिकम सो बोरिंग, तो उस वक्त अपने आप को कैसे, यानी ये क्या अगले वाले के साथ ज्यादती नहीं है कि उसको आपने यही रोल दे दिया है कि नाउ एंटरटेन मी? यानी वो कोई मूवी तो नहीं है। मौला अली का कौल है कि इंसान दुख नहीं देते, इंसान से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं। सही। हमारे माशरे में जो हमारी तरबियत है उसमें हम उम्मीदें बांधते चले जाते हैं। बच्चों से वालिदैन की उम्मीदें, औलाद की अपने वालिदैन से उम्मीदें, रिश्तेदारों की हमसे उम्मीदें, हमारे रिश्तेदारों से उम्मीदें, पड़ोसी की हमसे उम्मीदें, हम पड़ोसी की हमसे उम्मीदों में हम चले जा रहे हैं। हमने रिश्तों को बांधा है, हकीकत पे नहीं, सिर्फ उम्मीदों पे बांधा। जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो जो दिल टूटते हैं, उनकी आवाज़ तो सुनी नहीं जाती, लेकिन उसकी किरचियाँ फिर भी चुभती हैं। हमारा अलमिया यही हो गया। हम इस पूरे माशरे में सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वैसा हो जाए। सही। जैसे सब चाहते हैं वैसे हम होना नहीं चाहते। बिल्कुल। कहीं पे वालिदैन पे आइए तो वहाँ पे हर जगह तो एक हम नौजवान को नहीं कह सकते। मैं भी एक ज़माने में नौजवानी से निकला हूँ। यानी एक सिंपल सी चीज़ कि हम दुआ भी मांगते तो हम इतने सेल्फिश होते, हम कहते हैं या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है वो कर दे। हम वहाँ पे भी नहीं कहते जो सबके हक में बेहतर है वो कर दे। यानी हम अल्लाह ताला की खुदाई से भी ये उम्मीद नहीं लगाते कि कोई ऐसा सोल्यूशन हो सकता है जहाँ सबकी बेहतरी हो। एक दुआ मैं बता देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए मेरी किसी से कोई बात ख़राब है तो मैं कहूँगा अल्लाह उसको तौफीक दे, हाँ जी, उसको हिदायत दे। बिल्कुल। हमको हिदायत दे क्यों नहीं हो सकती? क्या नहीं, बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब आप हम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप ये मान रहे हैं कि आप में कोई गलती नहीं, और ये सबसे बड़ी गलती है। और अपने आप को दूसरे से जुदा कर रहे हैं। देखिए, एक इंटरनेशनली भी फिनोमेना कहा जाता है जहाँ सारी रेसिज्म, सारी जो आप कहते हैं ना तासुब, आपका कहाँ से आता है कि आप अपने आप को दूसरे से अलग समझें, अपने आप को बरतर समझें, कमतर समझें, वो अलग बात है, लेकिन जुदा समझें, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अच्छा, स्ट्रेस की हमने बात की, लोनलीनेस की बात की। डॉक्टर वजाहत, व्हाट अबाउट इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग एहसास कमतरी का शिकार क्यों है, और इसका ताल्लुक आपकी खूबसूरती से, पैसे से, शोहरत से नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि ज़ाहिरी तौर पे सब कुछ है, लेकिन एहसास कमतरी ने मार दिया इस इंसान को। एहसास कमतरी का जो वायरस जन्म लेता है ना, वो जब लेता है जब आप मोस्टली कुछ ना कर रहे हो। अगर आप ईंटें भी उठा रहे हो ना और 300 रुपये घर लेके आ रहे हो तो यू फील गुड। यकीन करें आप, अगर कोई भी काम अपने आप ज़मरे में कर रहे हैं तो आपके अंदर से एक मजबूती नज़र आती है, आपको सिग्नल मिलते हैं कि यू आर वेरी गुड। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, दूसरों को देखना शुरू हो जाते हैं, और आपके पास दौलत भी है, शोहरत भी है और शक्ल भी है, लेकिन आप सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं, ये यहाँ गया हुआ है, ये चला गया, तो एहसास कमतरी का वहाँ से वो नुक्ता स्टार्ट हो जाता है दिमाग के अंदर, जो कि इतना होता नहीं है। हम उसको बाकायदा पानी देते हैं पौधे को। तो फरागत इज़ अ मेन कॉज ऑफ एहसास कमतरी। नंबर 2, आप उन लोगों को देखते रहें मुस्तकिल जिसको देख के आपके कंसर्न्स बनते हैं। सर्किल ऑफ कंसर्न आप बढ़ा के रखें, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड वाले लेवल पे ना जाएं, जिसको उर्दू में कहते हैं शुक्र करना। अगर आप वो कहते हैं ना, एक तो वो अंधा होता है जिसको नज़र नहीं आता, एक वो भी अंधा होता है जिसको नेमतें नज़र नहीं आती। ठीक, हमारे घर में अल्लाह ने हमें नेमतें क्या दी हैं, गिन लो। अगर आप यूँ देखें ना, यार मेरे पास घड़ी बड़ी प्यारी, आप चमका के रख रहे हैं,
यू ऑलवेज फील गुड। Yes. इसी तरह आप अपनी छोटी सी गाड़ी को ख़रीदा आपने, उसको साफ़ रखते हैं तो वो नेमत आपको अल्लाह दिखा रहा है तो आप उससे शुक्र करेंगे। कुछ लोग नई गाड़ी लेके भी घर आते हैं और फिर दूसरे को देखते हैं यार इसने भी नया मॉडल ले चमक बड़ी लिया। जल्दी खत्म हो जाती है, वही जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। हाँ। यानी 4 दिन तो आपके अंदर वो शुक्रगुजारी भी है जब तक वो गाड़ी चमक रही है। आप दूसरों को भी कह रहे हैं यार दूर रहना, मेरी गाड़ी साफ रखना, उस पर बेचारी पे पहला स्क्रैच लगता नहीं है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल से उतरने लगती है। सही फिर बात आप उसको रफ एंड टफ चलाने लगते हैं, तब आपकी ख्वाहिश भी बढ़ जाती है यार इसका क्या ख्याल रखना, अच्छी बड़ी गाड़ी लेंगे। सो आई थिंक दिस इज अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो ट्रू फॉर आवर रिलेशनशिप्स। यानी हमें कहीं ना कहीं जो कंफर्ट है किसी भी एक देर पा रिश्ते का, कि आप किसी के साथ 5 साल से हैं या आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपकी शादी को 6 साल 8 साल हो चुके हैं, आफ्टर 8 years दैट क्लोजनेस इज़ योर कंफर्ट जोन। लेकिन साथ ही साथ वो जो थ्रिल है ऑफ समथिंग न्यू, ऑफ दैट चेज, ऑफ दैट एडवेंचर, वो आपको इस कंफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करने देती। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, ये मानना था एक बड़े दाना इंसान का। लेकिन हमें हमेशा लगता है कि यूनिवर्स ने ना कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। जब हमें लगता है कि यार सब कुछ सही हो रहा है और क्या ही बुरा होगा, तो आगे से यूनिवर्स कहती है चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं आपको बताती हूँ और मज़ीद क्या बुरा हो सकता है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक हमारी गुफ्तगू में नहीं आई, वो है किस्मत। योगी वजाहत, आप किस्मत को कैसे समझते हैं? कुछ लोग मैंने देखा है कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, तन्हाई सब साइड पे रखें। कुछ लोगों ने ये बात घोलकर पी ली है, इस पे उनका ईमान है कि वो बहुत बदकिस्मत है। उनको आप क्या कहेंगे? किस्मत का तर्जुमा लक मान लिया जाए, वो एक तो तकदीर में उस वाले में किस्मत को क्लियर करूँ। यस। लक एब्रीवेशन है लेबरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज। वाह। अगर आप सही सिमत में सही टूल्स के साथ काम करेंगे तो रिज़ल्ट वही आएगा जो आपको चाहिए। इस माशरे का सबसे बड़ा अलमिया, बहुत सारे अलमिया हैं लेकिन मैं एक अलमिया समझता हूँ, सिमत का तायुन ना होना। अफराद ने सिमत का तायुन नहीं किया, वो कभी डॉक्टर बनते हैं और कभी कुछ और बन जाते हैं, कभी वो कुछ और होते हैं। मैंने बहुत से लोग देखा जो अपना प्रोफेशन, मैंने भी चेंज किया है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से योग की तरफ आया, लेकिन क्या मैं योग में आके गलत हुआ? नहीं, सही हो गया। तायुन। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन। हमारे माशरे में अब क्योंकि नौजवानों की तादाद बढ़ चुकी है और हम जैसे लोग जो अब 60s क्रॉस कर गए वो कम हो गए, तो अब हम गाइड करने वाले वैसे ही कम हो गए और उनके बाद वक्त भी नहीं रहा कि वो हमसे गाइडेंस ले सकें। यानी अल्लाह भला करे अगली जनरेशन का जिसके बुजुर्ग आप और मैं होंगे डॉक्टर वजाहत, यानी उनका तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि हाल बुरा होने वाला है। लेकिन वाकई आप बताएं, अगर एक पेशेंट आपके पास आता है, कहता है डॉक्टर साहब लुक एट दिस पैटर्न इन माय लाइफ, मैं जो शुरू करता हूँ, शादी की नहीं चली, कारोबार किया नहीं चला, कुछ और चीज़ की तरफ मेहनत की, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। सही बात। और कॉमन फैक्टर भी मैं ही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो ये बात तो 100% प्रूफ हो गई कि मैं बदकिस्मत हूँ। आप उसको क्या कहते हैं? मैंने कुछ साल पहले एक बुक पढ़ी थी इंग्लैंड में, वाई मी। तो जब वो मैंने पढ़ी तो मुझे उससे नाम से क्लिक कर गई, मैंने कहा चलो। तो उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें थी, इसमें यही था ओवरऑल जो उसका लुबे लुबाब था वो था एटीट्यूड ऑफ विक्टिमाइजेशन, जो मैं अमूमन में इस्तेमाल करता हूँ इस सेंटेंस को, कि आप अपने अच्छी चीज़ों की भी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और बुरी चीज़ों की भी लेते हैं, लेकिन आप रिजल्ट्स को ऐसे नहीं करना चाहते जो रिजल्ट्स स्किल्स मांग रहे होते हैं। आप जज्बाती हैं, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, मैंने गाड़ी चलानी है, ठीक है, आपने कार की कीज़ ली और निकल गए, 2 बार गाड़ी ठोक के आ गए, तीसरी बार फिर गए, फिर आप गाड़ी ठोक कर आ गए और आप कहते हैं कि मैं, मेरे साथ हमेशा ये क्यों होता है। लेकिन आप ड्राइविंग नहीं सीखेंगे, आप क्लास नहीं लेंगे, आपको माँ आपकी बाप बोलता रहेगा सुबह उठ के जाके क्लासेस ले ले। तो बात ये है कि जहाँ पे आप मोटिवेटेड है ना लाइफ के लिए काम करने में, उतना ही स्किल्ड भी होना पड़ेगा। जब आप मोटिवेशन अकेले लेके गुजर रहे होते हैं तो उससे डेंजरस चीज कोई नहीं है। बिल्कुल, वो नीम हकीम बबाले जान वाली जनाब। अब किस्मत को जोड़ना इट्स सम सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज कि मेरी किस्मत ख़राब है। अब जैसे कि अमूमन पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं हमने 2 शादी की, दोनों ख़राब हो गई। अच्छा जी, ये तो बड़ा बैठे हैं, तीसरे सिटिंग में पता चलता है कि शादी क्यों ख़राब हुई। अब जब मैं उनको बताता हूँ कि देखो तुम्हारा रीजंस ये हैं, तो वो अगर मान जाए तो बड़ी बात है, वरना कहते हैं नहीं आप ही गलत है। या तो वो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो तीसरी शादी भी उसी पैटर्न पे करने जा रहे होते हैं। फिर वो बंदा किसी महफिल में बैठ के वजाद भाई को कह रहा होता है, वजाद भाई मेरे तो नसीब ही ख़राब है। भाई तुम अपने अंदर की तो चीज़ें देखो, गौर व फिक्र ही नहीं करते गलतियाँ क्या हैं। और गलती कोई, मैं अपनी गलती खुद थोड़ी देख सकता, जिस तरह मेकअप आर्टिस्ट हमारा बाल शाल सही करता है, हम नहीं कर सकते। हर एक के ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छा, इतना बड़ा ब्लाइंड स्पॉट कि मैं आजकल हैरान हो जाती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे सामने ये चीज़ें लेके आता है। शायद अब थोड़ा सा वक्त है तो हम इस पर सोच विचार करते हैं।
आज का नौजवान अगर पाकिस्तान में बैठा ये कंप्लेन कर रहा है योगी वजाहत कि यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं, सिस्टम नहीं है, इंसाफ नहीं है, और आप स्क्रॉल करते हुए आपके पास एक रील के बाद दूसरी रील इजरायली बर्बरियत की नज़र आ रही है, और वहाँ पे फ़लस्तीनी बच्चा बैठा कह रहा है कि भाई, उससे पूछा किसी ने कि आपके साथ इतनी ज़्यादती क्यों हो रही है, तो उसने कहा बिकॉज आई एम अ मुस्लिम, तो मेरा इम्तिहान ज़्यादा कड़ा है। यानी वो उसका ईमान का लेवल है, पर्पस है, क्लैरिटी है। हमारा कोई मुंह रह गया है कि हम कोई कंप्लेन करें कि हमारे पास फलानी चीज़ नहीं है, व्हेन यू सी पीपल इन सच डिफ़िकल्ट कंडीशंस जिनका फेट नहीं डगमगा रहा। मेरे ख्याल से इसके बाद तो मुझे कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं रहती इस पिछले से। हम किसी मुकाम पे किसी पैरामीटर में तो आगे बढ़ते, दीन के मामले में हम सिर्फ समझते हैं कि जुमे की नमाज हमारे लिए फ़र्ज़ हो गई है, उसके अलावा कचरा फेंकने का मसला हमारा दीन का नहीं है, हमारा गाड़ी गलत पार्क करना हमारा दीन का मसला नहीं है, झूठ का मसला हम कहते हैं ये थोड़े हैं, इसको बातें बहुत लगाना हमारे लिए कोई बड़ी कुछ मसला नहीं है, गिबत करना, मुर्दे का गोश्त, हमें पता है कि जी अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है, लेकिन हमने करना वही है, सुबह उठते ही फ़ोन उठा के। जिस माशरे में कौल और फ़ेल का तजाद होता है वो माशरा वैसे ही होता है जैसे कि आसपास हम देख रहे हैं। खुदा हमें इस मुसीबत से बचाए, ये भी अल्लाह का अज़ाब है एक तरीके से कि अक्ल फ़हम भी हमारी वहाँ चली गई। आपने जो बात की थी, तकदीर जो है वो रब बनाता है, किस्मत तो बंदे को बनानी होगी ना। और इसका सारे काम अगर उस पर छोड़ देंगे तो फिर वो तो बात ही ख़राब होगी। उसने कहा जी मैंने तकदीर बना दी है, तुम कब मरोगे, कब जिंदा होगे, कब कहाँ, ये मेरे पास है। अब आओ इससे ज़रा निकल के भी तो दिखाओ ना। तो इम्तिहान जन्नत मिलेगी किस बात पे? इस बात पे कि उसने कह दिया कि जन्नत मिलेगी? नहीं, या हम तायुन करेंगे कि हम जन्नत के लायक हैं कि नहीं हैं। जब तक मैं इस दुनिया को जन्नत नहीं बनाऊंगा, क्या उस दुनिया की उस जन्नत में जाने के काबिल हूँ? नहीं। तो हमें तायुन करना पड़ेगा कि मेरी ज़ात से ये जन्नत बनी है कि नहीं बनी। बिल्कुल। अगर इसको मैंने दोज़ख बनाया है तो फैसला यहाँ हो चुका है कि वहाँ क्या होगा। बिल्कुल। हमारे माशरे में इल्म का फक़दान है, सीखने का फक़दान। बिल्कुल सही बात की, हम स्किल सीखते नहीं हैं लेकिन हम समझते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाएगा। वो जो प्राइस बॉन्ड वाले पैसे हैं ना, हम उस पर आ गए। यानी इन अदर वर्ड्स, हमारा जब हम किस्मत के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं, आप देखिए कि हमारा डेफिनेशन ऑफ खुशकिस्मती डॉक्टर वजाहत कितनी फ्लॉड है। खुशकिस्मती का मतलब है कि ना मेहनत करनी पड़ी, ना कोई स्किल सीखना पड़ा, बस सब चीज़ें बैठे बिठाए हमें मिल गई। तो ये किस्मत का धनी इंसान है। बिल्कुल। हर आदमी वेट कर रहा है लॉटरी लग जाए बस, और वो लॉटरी लगने का तरीका अब हो गया वायरल हो जाऊं। जहां से हमारा जो बचा कुचा काम काज था वो भी खत्म हो गया है। हर आदमी ने एक रिंग खरीद लिया है, वो वीडियो बना के सुबह बैठा हुआ है और वो रोज हिम्मतें कर रहा है कि कुछ हो जाए। यार ये कोई तरीका नहीं है। अगर आपको मशहूर होना है तो आप मशहूर डॉक्टर हो जाएं, मशहूर होस्ट हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, ऑटो पार्ट वाले हो जाएं, मैकेनिक हो जाएं। मशहूर होने के लिए कोई कम चीज़ें पड़ी हैं। आज से 10 साल पहले फैशन था, ब्यूटी पार्लर्स कैसे मशहूर हुए? वो 10-10 साल मेहनत करके छोटे छोटे सैलून खोले और आज उनके नाम देखें आप, दुनिया में उनके सैलून्स हैं। काम नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, बस सुबह उठना है, सस्ता सा मेकअप करके सुबह खड़े हो जाना है और उनको 2-4 फिल्टर ठूस दो। यकीन करो 2-3 से तो मैं मिला टिकटॉकर वगैरह इंटरव्यू देने। I really want to know this कि जब तुमने ये कहा ना कि रोज़ की रूटीन है, हाँ जिसमें आपको पता है आप एक एल्गोरिदम को फीड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपने एक वीडियो डालनी है, मुझे बताएं कि क्या स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं? यानी आपका अंदर कुछ महसूस कर रहा है और आपने सोशल मीडिया पे एक ख़ास इमेज अपना बना के रखा है, तो क्या लोगों की पर्सनालिटीज़ बढ़ जाती हैं? बढ़ तो जाती ही जाती हैं, लेकिन आप उनको पहचान भी नहीं सकते। वो खुद भी अपने आप को नहीं पहचान वो अपने आप को तो बिल्कुल नहीं पहचान सकते। मैं यही बताने जा रहा था, मैं कुछ दिन पहले एक छोटी सी टीम से मिला टिकटॉकर्स, तो मैं बैठा हुआ था, 2-3 को तो मैं जो मैंने स्क्रीन पे देखा हुआ था उसके इतनी वो ऑपोजिट थी कि मैं पहले तो पहचान नहीं सका। पहचानने के बाद जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो कंटेंट भी वो नहीं था। आई वॉज वेरी सरप्राइज। मैंने कहा यार मैं क्या बैठूं, मैं क्या बात करूं। और बात हो रही थी क्रॉनिक साइंस और डिप्रेशन, जिनमें उनको कख नहीं पता था कि बात क्या करनी है, लेकिन बात सारी है। फिर मैंने उनको मशवरे दिए कि आप किसी भी चीज़ में जाए ना, पहले प्रोफेशनली सीखें, और ये टाइम लगता है। 2-2.5 साल पहले आपने अपने बाल सफ़ेद करने होते हैं और फिर आप सीखें कोई काम। ये शॉर्टकट ना मारे, समझ नहीं आता लोगों को। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, और ये प्रॉब्ली आखिरी मसला होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे आज, इन्फ्लुएंस। यानी पहले तो आप कहते थे ना असर और रसूख की जंग है, अब सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा फॉलोड इन्फ्लुएंसर होने की जंग है। ये इन्फ्लुएंस क्या है जिसकी तगदौ में सब लगे हुए हैं, और ये पता कैसे चलेगा कि आप वाकई इन्फ्लुएंस आपने कमा लिया है, माशरा आपको इज़्ज़त की और कदर की निगाह से देखता है, आपका कहा हुआ लोग फॉलो करते हैं? ये इन्फ्लुएंस नापने का तो अभी तक कोई मेरे ख्याल में हमारे पास तरीका नहीं है। क्या कहेंगे आप? बड़ी एडवांस बातें कर रही हैं जो हमारे माशरे पे लागू ही नहीं होती यकीनन। लेकिन बहरहाल आपने गुफ्तगू की है, मैं कह रहा हूँ, देखिए हमारे माशरे में अगर देखा जाए, और सिर्फ हम अगर अपना व्हाट्सअप ही उठा लें
तो माशा इतना खूबसूरत है, जी इतने प्यारे लोग हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं कि समझ नहीं आता फिर बुरी बातें कर कौन रहा है। सही। यहाँ तो हर आदमी मौल्लिम है। हाँ अच्छी बातें अमल में होनी चाहिए, दीवारों पे लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। सही। अगर वीडियो तक वो बात अच्छी है और खुद जैसे कि वजाहत ने कहा कि उसके अंदर ही वो चीज़ नहीं है, हाँ। तो फिर ये बातें हैं, अपना भी वक्त ज़ाया किया, दूसरे का भी किया, कोई असर नहीं आएगा। यानी बेचारे जैसे साफ सफाई करते हैं ना किसी कोने की, रंग भी करके चले जाएंगे दीवार का, बड़ा प्यारा सा लिख भी जाएंगे भाई सफाई निस्फ ईमान है, 5वें दिन वहीं पे लोग अपना कूड़ा करकट डालना शुरू कर देते हैं और आप वहीं ग्राउंड ज़ीरो पे वापस आ जाते हैं। सो इसी तरह दिल की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अहम मौज़ूआत और इश्यूज़ का हमने जिक्र किया जो आजकल की नौजवानों के लिए भी, आजकल की नस्ल के लिए प्रेसिंग इश्यूज़ हैं। गाइडेंस की कमी है, मेंटोरिंग की कमी है, बट वी आर वेरी ग्रेटफुल टू बोथ आवर गेस्ट जो कि ये काम करते हैं। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू गेट कनेक्टेड विद देम फॉर काउंसलिंग तो इनके सोशल मीडिया पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। योगी वजाहत और डॉक्टर वजाहत का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर विद अस। इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कि जो भी मसले मसाइल और परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में हैं, यू आर एबल टू गेट आउट ऑफ इट। यकीनन जब इंसान उस भंवर में होता है तो अपना मसला दुनिया का सबसे गंभीर, सबसे पेचीदा मसला लगता है, बट आई होप दैट यू विल फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।